हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन की रीत कैसे होती है। राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएँ क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी होती हैं और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा कैसे लिया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे और कब क्यों चलाया जाता है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता और राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद इस वीडियो में जानेंगे। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह घोषणा अनुच्छेद 52 में की गई है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। संविधान का अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन साधारण लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि यह निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य अब इसमें भाग नहीं लेते हैं, पहले इस भाग लेते थे। सभी का मत निर्वाचन मंडल में सभी का मत समान रहे। एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, इससे एक विधायक के मत का मूल्य निकलेगा। और इसके बाद एक संसद के मत का मूल्य सभी राज्य के विधायकों के मत का मूल्य भागे राज्य संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से एक संसद के सदस्य का मूल्य निकलेगा। इसमें सभी मूल्य बराबर होने चाहिए, समान हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का यह भाग निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। चुनाव में एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। निर्वाचन मंडल कैसे किया जाता है? निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है और यह मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3 ऐसे करके अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। प्रथम चरण में वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो यह निर्वाचित घोषित हो जाता है। अन्यथा अगर जैसे यह मत नहीं प्राप्त हो पाता है तो इस स्थिति में मत के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मत का स्थानांतरण कैसे होता है? इसमें
प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उनका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का रिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। यदि निर्वाचन मंडल अपूर्ण घोषित होता है तो राष्ट्रपति के पहले किए हुए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। संविधान इस तरह के निर्वाचन पद्धति पर कुछ लोगों ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की कि अप्रत्यक्ष चुनाव की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव दिया था। हालांकि संविधान निर्माता ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के सद्भाव रखता है, केवल संसदीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। मुख्य शक्तियां तो केवल मुख्यमंत्री में वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यह एक अव्यवस्था होती है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता तो उसे वास्तविक शक्तियां न दी जाती। विस्तृत निर्वाचन गुणों को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय व ऊर्जा का दोनों बर्बाद होता। यह देखते हुए कि एक प्रतीकात्मक प्रमुख ऐसा करना संभव नहीं था, संविधान सभा के कुछ सदस्य ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राष्ट्रपति को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए केवल संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्यों का शामिल होना नहीं चुना गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग या अथवा दो अधिक स्थानों में भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में यह प्रतिलेख ही बेहतर होता है कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्राकृत एकल संक्रमणीय मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एक न होकर बहुसंख्यक होता है। राष्ट्रपति पद की पदावधि अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। वह अपने पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व एक अन्य तरह के महाभियोग चलाकर भी हटाया जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर ले तब तक 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी वह पद पर बना रह सकता है। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 यह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है या कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, किंतु अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी कि
अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पद के पद हेतु अर्हताएं अनुच्छेद 58। भारत का नागरिक हो। पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य है। अगला है वह लाभ के पद पर ना हो। इसके अतिरिक्त जिसे राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने चाहिए। आरबीआई में जमानत राशि 15,000 रुपये होने चाहिए। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1957 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदों की संख्या 10-10 थी तथा जमानत राशि 2,500 रुपये थी। अब यह बढ़ाकर 15,000 रुपये हो गई है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वह संसद की किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। अगला है वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। उससे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 प्रति माह 1.50 लाख माह से बढ़ाकर 5.08 लाख प्रति माह कर दिया। इसके पहले वर्ष 2008 में राष्ट्रपति की पेंशन 3 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर उनके प्रति माह वेतन का 50% कर दी गई थी। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ एवं प्रतिवर्ष कार्यालय खर्चा मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद जैसे राष्ट्रपति का निधन हो जाता है उसके बाद उनके पति पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रति वर्ष कार्यालय खर्चा मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। वह अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त होती है। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा करूँगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में ये शर्तें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है और अन्य किसी भी व्यक्ति को इसके रूप में वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है इसी प्रकार की शपथ लेनी होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग का आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। हालांकि इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कराता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। इसका अर्थ यह है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्य विधानमंडल और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, जबकि ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पहला है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर उसको त्यागपत्र देने पर। यदि वह 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यदि वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाने पर अनुच्छेद 60 है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी भत्ते व उपलब्धियां विशेषाधिकारों भी प्राप्त होता है। संसद विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण कराने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से देरी हो रही है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के बाद भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार नहीं ग्रहण कर लेता। संविधान नियमबद्ध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने में शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यानी किन्हीं कारणों से चुनाव कराने में लेट होती है तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन नहीं करता है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के नाम। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरि वेंकटगिरी, डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद का अब तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी।